यौगिक लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य क्या है वो देखेंगे आज हम। और योग और स्वास्थ्य क्या संबंध क्या है, और योग को जोड़ते हुए हम स्वास्थ्य कैसे रख सकते हैं, हमारा आचार विचार विहार ये सब कुछ ठीक करते हुए हम योग से जुड़ते हुए और स्वास्थ्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे, ये सब कुछ हम आज देखेंगे। तो पहले स्वस्थ ये शब्द आता है, स्वास्थ्य में जो शब्द आता है वो है स्वस्थ। स्वस्थ मतलब क्या, स्व में अवस्थित। स्व में अवस्थित होना मतलब क्या होता है कि जैसे हम भगवान जैसे हम पैदा होते हैं, जो एक निरोगी शरीर हमें भगवान ने दिया होता है उसमें हम अवस्थित होते हैं, तो उसे कहा जाता है स्वस्थ। तो स्वास्थ्य का संबंध वैसे भी हमारा शरीर और मन इन दोनों पहलुओं पर आता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाएंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य का संबंध आता है शरीर से और मन से। तो देखा जाए तो सबको यही लगा कि कोई स्वस्थ है तो क्या है, तो वो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है, तो वो स्वस्थ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसे कहा जाता है, उन्होंने भी पहले स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन थी वो यही की थी कि अगर कोई फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो वह स्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है। पर उनको फिर संशोधित करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, तो उन्होंने देखा कि कोई फिजिकली फिट है, मेंटली भी फिट है, पर वो सोशल मतलब समाज के लिए फिट नहीं होता है। उसका उदाहरण हम देखेंगे तो कोई नक्सली है या फिर कोई देशद्रोही होते हैं या फिर टेररिस्ट कह लीजिए, तो वो फिजिकली तो फिट होते ही है, पर वो मेंटली ज्यादा फिट होते हैं, फिर भी वो समाज के लिए फिट है क्या, नहीं, तो वो समाज के लिए घातक ही ठहराते हैं, घातक होते हैं। इसलिए फिर संशोधित की गई ये व्याख्या, WHO ने इसमें और दो पहलू ले गए। तो पहला पहलू डाला गया कि वो सामाजिक दृष्टि से भी फिट होना चाहिए, और लास्ट वाला पहलू उन्होंने डाला कि वो स्पिरिचुअली भी फिट होना चाहिए। तो जो नई व्याख्या आई वो क्या आई कि सिर्फ व्याधि का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी स्वस्थ होगा, तभी वो स्वास्थ्य उसका ठीक है ऐसा कहा जाएगा। तो अभी आप कहेंगे कि देखो कितना उन्होंने स्टडी किया और ये व्याख्या बनाई। तो हमारे पास भी हमारे जो ऋषि आचार्य थे, उन्होंने भी स्वास्थ्य की ऐसी ही व्याख्या हजारों साल पहले बना के रखी थी। तो वो ऐसे आचार्य कौन थे, तो आचार्य सुश्रुत जी थे, जो आयुर्वेद के बहुत पुराने हमारे आचार्य है, जो ऋषि है जिन्होंने आयुर्वेद को एक ग्रंथ में पूरी तरह से व्यवस्थित किया था। उनका ग्रंथ था सुश्रुत संहिता। उन्होंने इसमें स्वास्थ्य की व्याख्या की है। क्या की है उन्होंने व्याख्या, समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब देखिए इसके व्याख्या का हम अर्थ देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, तो वो व्याख्या हम WHO की व्याख्या से भी कैसे जुड़ती है वो भी देखेंगे। तो इसमें पहला शब्द है समदोष। तो हमारा जो शरीर है ये दोषों के आधार पर ही बना हुआ है। अब वो आप कहेंगे कि दोषों के आधार पर शरीर कैसे बना है, तो इन्हें दोष इसलिए कहा गया है कि ये अगर थोड़े से भी बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं तो इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए इन्हें दोष कहा गया है। तो सम दोष, इनके जो दोष है वो हमारे सम होने चाहिए। तो ये दोष कौन से है, तो आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो शरीर है जिसकी कार्य पूरा चलता है वो 3 दोषों के अनुसार चलता है। इसमें आते हैं आपके वात, पित्त और कफ। तो वात और पित्त और कफ हमारे बैलेंस रहेंगे, तभी हमारे शरीर का जो कार्य है वो व्यवस्थित चलता रहेगा। हर एक कार्य हम कोई हाथ उठा रहा है, नीचे कर रहा है, ये भी कार्य हमारे इन दोषों पे भी चलता रहता है। तो ये हमारे दोष अगर समावस्था में रहेंगे तो हम स्वस्थ है। दूसरा कहा कि समदोष समाग्निश्च। अग्नि जो है हमारी हमारी शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें मेन अग्नि होती है हमारी जठराग्नि, जो हमारी पाचन क्रिया की व्यवस्थित करती है। तो ये जठराग्नि जो है वो हमारी व्यवस्थित होनी चाहिए। उसके बाद अपना सप्त धातु है, जो 2 धातु है वो सम होने चाहिए ऐसी बताया गया है। तो धातु कौन से है हमारे सप्त धातु, वो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। धातु का मतलब होता है धारयति इति धातु, मतलब ये जो हमारी फिजिकल बॉडी दिख रही है, जो हमारा शरीर है, वो किसके आधार पर बना है, हमारे धातु के आधार पर। हम जो खाना खाते हैं उसके आधार पर ये हमारा शरीर बनता है और बिगड़ता भी है। तो धातु कौन से हुए, रस, रक्त,
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अभी ये सारे जो चीजें हैं, धातु है हमारे, फिर अग्नि है, फिर ये जो वात पित्त कफ वाले त्रिदोष है, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इनमें इनबैलेंस हो जाता है, शरीर में इनबैलेंस हो जाता है। ओके, इंग्लिश वर्ड भी यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर आ गए आपके समदोषा, समाग्निश्च, समधातु, मल क्रिया। अभी मल क्रिया मतलब हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होती है, वो 4 प्रकार के मल हम कहेंगे। उसमें आते हैं हमारे मल, मूत्र, स्वेद, और जो सांस हम बाहर निकालते हैं वो भी इसी में आती है। तो देखिए, मल मूत्र तो आपको पता है, स्वेद मतलब पसीना, जिससे हमारे टॉक्सिन्स पूरे निकल जाते हैं। श्वास से हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकालते हैं। तो ये चारों क्रिया भी हमारी व्यवस्थित होनी चाहिए, तो हम स्वस्थ होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी शारीरिक तौर पर भी काम करती है और मानसिक तौर पर भी काम करती है। तो ये सारी चीजें अगर व्यवस्थित हुई, तो अगली लाइन बताई गई है, उसमें कहा है, तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः। देखिए, प्रसन्न होंगे, क्या प्रसन्न होंगे? आत्मा, इंद्रिय और मन। तो आत्मा और इंद्रियों को कनेक्ट कौन करता है? हमारा मन करता है। तो ये सब हमारे दोष, अग्नि, धातु, मल क्रिया अगर व्यवस्थित होंगी, तो हमारे आत्मा, इंद्रिय और मन भी प्रसन्न होंगे। तो ये सब मिला के हमारा हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो देखिए, यही व्याख्या हम WHO की व्याख्या से कनेक्ट करेंगे, तो फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, सोशली फिट होंगे, और स्पिरिचुअली। आत्मा जहाँ पे आता है, तब हम स्पिरिचुअलिटी के तरफ जुड़ जाते हैं। तो अभी इस व्याख्या से हम सोशली कैसे फिट रह देंगे? तो जब हमारे, आप थोड़ा सा खुद की तरफ ध्यान देंगे, तो जब हमारा पेट खराब होता है या फिर मोशन अच्छे से नहीं होता है, तो कैसे मुंह बना होता है, हम बार बार किसी पर गुस्सा कर लेते हैं, तो वो सारी बातें भी हमारे स्वास्थ्य की ओर से ही आती है। तो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली फिट होने के लिए हमें अभी योग का सहारा कैसे लेना है, वो देखना है। तो आप क्या कहेंगे कि शारीरिक दृष्टि से आप फिट है, तो योग तो काम आएगा ही, क्योंकि हम, आप में से बहुत लोगों ने यही सुना होगा कि योग क्या है? आसन है, प्राणायाम है, ध्यान भी सुना होगा, शुद्धि क्रिया सुनी होगी किसी किसी ने। तो बस इतना ही योग है। तो हम शारीरिक दृष्टि से तो ठीक है, मानसिक दृष्टि से भी ठीक है, सोशली कैसे होंगे और स्पिरिचुअली? तो देखिए, योग ये जो सब्जेक्ट है, वो शारीरिक दृष्टि से फिट रहने के लिए, मानसिक दृष्टि से फिट रहने के लिए, ये उसका काम अभी हमें, जब हमने संशोधन किया तब हमने जाना। पर जब पतंजलि महर्षि जी ने योग को संशोधित किया था, एकत्रित किया था, अनुशासित किया था, तब उनका कहना था कि ये जो योग है वो हमारे मोक्ष प्राप्ति के लिए है। अब जब हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा शारीरिक फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी होता है। तो वो कैसे कनेक्ट होंगे? अगर शारीरिक फिटनेस अच्छा है, तो आप ध्यान अच्छे से लगा पाएंगे और आप मोक्ष की तरफ अच्छे से जा पाएंगे। फिर लोगों ने बहुत संशोधन करके ये जाना कि ये योग जो है वो हम अल्टरनेटिव थेरेपी के एज ए अल्टरनेटिव थेरेपी हम इसका यूज कर सकते हैं। पर योग जो है वो प्रिवेंटिव थेरेपी भी, प्रिवेंटिव मेजर से भी काम करता है और क्यूरेटिव मेजर से भी काम करता है। तो ज्यादातर हम ये कहेंगे कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य व्याधि प्रशमनम, ये योग का काम है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुर मतलब जो व्याधिग्रस्त है, जैसे कोई विकार हुआ है, उसके व्याधि को दूर करना, ये योग का काम है। यही उद्देश्य आयुर्वेद का भी है, और यही उद्देश्य जो है वो आपका योगा का भी होता है। तो हम अभी एक एक बात पे गौर करेंगे कि शारीरिक दृष्टि से फिट होंगे तो कैसे होंगे योग के माध्यम से हम। तो देखिए, हम कोई बीमार है तो उसको षटकर्म आते हैं योग में, आयुर्वेद में भी आते हैं, पंचकर्म कहा जाता है उनको। तो षटकर्म के माध्यम से अगर किसी को ज्यादा कफ बड़ा है, ज्यादा सर्दी खांसी हो रही है, तो हम क्या करेंगे? वमन धोती, उनको वमन करवाएंगे, तो वो शारीरिक दृष्टि से फिट होंगे, उनका कफ की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। किसी को कोई विकार है, मतलब जैसे थायराइड है, तो थायराइड के लिए हम कुछ आसन उनसे करवाएंगे, हलासन, सर्वांगासन जैसे आसन है, जालंधर बंद जैसे बंद है, वो उनसे करवाएंगे, तो वो थायराइड उनका बैलेंस हो जाएगा। किसी को मधुमेह की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है,
तो उनको हम आसन करवाएंगे, मत्स्येंद्रासन वगैरह जैसे, तो उनका जो शुगर लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा योग के माध्यम से। वैसे ही प्राणायाम के माध्यम से हम जो किसी को अगर श्वसन बीमारी मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी हो, किसी को अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, या फिर किसी को बीपी की बीमारी भी हम प्राणायाम के माध्यम से उसकी सही कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे स्वास्थ्य की रिलेटेड, शारीरिक दृष्टि से रिलेटेड योग के क्या कर सकते हैं हम, आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और षटकर्म करके हम उसको, एक व्यक्ति को शारीरिक दृष्टि से फिजिकली फिट रख सकते हैं। अभी आता है मानसिक दृष्टि से फिट रखना। तो मानसिक दृष्टि से किसी को फिट रखना है तो योग में क्या आएगा आपको, ध्यान आएगा। षटकर्म में आपका त्राटक जैसी क्रिया आती है, जिसमें आपकी भावनाएं जो दबी हुई होती है वो आंसुओं के माध्यम से निकल जाती है, और आपका मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है। तो आप मेंटली उसमें रिलैक्स फील करते हैं त्राटक की क्रिया से। ओमकार ओमकार की चैंटिंग की जाती है मानसिक दृष्टि से जो बीमार होते हैं उनके लिए। अभी आप देखेंगे कि कोरोना का पेंडेमिक काल चल रहा था, बहुत लोगों की जॉब चली गई, किसी का बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम इश्यूज आई, किसी को मनी की प्रॉब्लम आई, बहुत सारे लोगों को साइकोसोमेटिक डिजीजेज इस साल में हुए थे, अवसाद की चिंता, दुश्चिंता, ऐसे रोग उन्हें हुए थे, डिप्रेशन में गए थे लोग। तो अगर वो लोग योग का आधार लेंगे तो वो बैलेंस कर पाएंगे अपनी शारीरिक क्रियाओं को, मानसिक क्रियाओं को, और अपना सब कुछ व्यवस्थित बैलेंस कर पाएंगे। तो उसमें आपके काम क्या आएंगे, प्राणायाम भी काम आएगा, आसन भी काम आएगा, फिर आपका ध्यान भी काम आएगा। फिर जो त्राटक जैसी क्रियाएं होती है वो मानसिक बीमारियों में भी काम आती है, जो शुद्धि क्रिया कही जाती है। आगे आता है आपका सोशली जो आपको फिट रहना है वो। तो देखिए, आप कहेंगे कि अभी क्या हम बहुत सारे लोगों को योग तो आसन और प्राणायाम से ही जानते होंगे, तो आप कहेंगे कि अभी क्या हम आसन और प्राणायाम बाहर जाके चौराहे पे जाके करके दिखाए लोगों को तो सोशली फिट रहेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखिए, महर्षि पतंजलि जी ने बहुत सारा विचार विमर्श करके आपके और हमारे जैसे जो मध्यम निम्न कोटि के साधक होते हैं उनके लिए अष्टांग योग, जिसमें 8 अंग है, ऐसा अष्टांग योग की फॉर्म किया है योग सूत्र में। तो अष्टांग योग में क्या क्या आता है आपका, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है अष्टांग योग के। तो उसमें सबसे पहले आता है यम। यम क्या है, तो सार्वभौम नियम है खुद के लिए। हम जब सोशली बाहर किसी से बात करनी है, हमारा आचार कैसा है, विचार कैसा है, विहार कैसा है, वो व्यवस्थित करने के लिए महर्षि पतंजलि ने हमें यम बताए हैं। तो यम में क्या आता है, यम में 5 अंग है हमारे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सोशली फिट रहने के लिए हमें ये पांचों अंग बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अंग है अहिंसा। अहिंसा क्या है, हिंसा न करना। तो आप कहेंगे कि हम थोड़े ना मारपीट करने पे आते हैं। तो अहिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट करना ही नहीं होता है। अहिंसा में 3 प्रकार की हिंसा ही आती है, जिसमें आता है कायिक हिंसा, वाचिक हिंसा और मानसिक हिंसा। कायिक मतलब हम किसी को फिजिकली मारपीट कर रहे हैं, वो आता है कायिक में। वाचिक में आता है जब हम शब्दों से ताड़न करते हैं, बहुत ज्यादा उसको शब्दों से। अब आप ये इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, आप कहीं भी न्यूज चैनल लगाओगे तो एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी वालों को कितना ताड़ते रहते हैं शब्दों को, है ना, शब्दों से ही ताड़ते रहते हैं वो लोग। तो वो हो गया हमारा वाचिक हिंसा हो गई, तो वो भी नहीं करनी चाहिए। आखिरी में आता है आपका मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा में आपको क्या आएगा कि हम हमारे कृति से, कर्म से दूसरों को दुखा देते हैं, दूसरों की हिंसा करते हैं, दूसरों का मन दुख जाता है, वो आती है मानसिक हिंसा में। तो ये तीनों प्रकार की हिंसा हम जब नहीं करेंगे तब वो आएगा अहिंसा में। जब हम बाहर किसी ये अहिंसा जो है वो हमें सोशली फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा जो यम का हमारा है अहिंसा, फिर आता है सत्य। बचपन से हमको कहा गया है कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। क्या हम बोलते हैं? जब हम हमारे ऊपर कोई बात आ जाती है तो धड़ाम से हम असत्य बोल देते हैं और फिर उससे छुटकारा पा लेते हैं। तो सोशली फिट रहने के लिए सत्य भी उतना ही जरूरी है। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना।
तो आप कहेंगे कि हम तो बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं मैडम, हम चोरी नहीं करते हैं। तो चोरी न करना का अर्थ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको किसी के यहाँ पे जाकर कुछ ये करना है, चोरी करना है, वो नहीं। अगर आप किसी की कोई भी चीज ले रहे हैं उसको बिना पूछे हुए, तो वो भी चोरी कही जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुक के ऊपर वो कॉपीराइट वाला मार्क होता है। तो वो हम लोग जब कंटेंट किसी और का उठा भी लेते हैं ना, तो उसके बिना पूछे, तो उसे भी चोरी ही कहा जाएगा योग के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के अनुसार। तो उसका हो गया हमारा अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। तो ये सोशली फिट रहने के लिए ये भी अंग बहुत जरूरी है। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ तो आप सब लोग जानते हैं कि अपने इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमारा जो बाहर जब हम जाते हैं, आपने बहुत सारी न्यूज में भी देखे होंगे कि बहुत सारी लड़कियों पर अभी अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो वो क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करना भूल गए हैं। तो वो ब्रह्मचर्य का पालन, आप ये एक ही बात से आप जान सकते हैं कि सोशली फिट रहना कितना जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य का पालन हमारा होना ही चाहिए, तभी हम सामाजिक दृष्टि से फिट रहेंगे और समाज भी हमारा फिट रह सकता है। तो ब्रह्मचर्य ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा, यम का, जो सार्वभौम हमारे लिए नियम है उसका। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अंग आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है, जो उसे कहा जाता है कि चीजों का हमें संग्रह नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब होता है चीजों का संग्रह न करना। तो अभी हमारी जो दादी नानी थी, हमने देखा होगा, अभी लड़कियां ज्यादा रिलेट कर पाएंगी। तो उनके पास 2 या 3 साड़ियां होती थी, या फिर 2 या 3 कपड़े होते थे। अभी हमारे पास कितने होते हैं? पूरा कबर्ड भरा होता है। मतलब महिलाओं के पास तो 365 डेज हम अलग अलग ड्रेस पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, इतने सारे कपड़े होते हैं हमारे पास। तो अपरिग्रह हमें ये सिखाता है कि हमें वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो वो सोशली फिट रहने के लिए अपरिग्रह भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गए सोशली फिट रहने की बात। तो हम यम का पालन करके, यम के 5 अंगों का पालन करके, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सारे का पालन करके हम सोशली फिट रह सकते हैं। बाद में आता है आपका, आपको स्पिरिचुअली फिट रहना है। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे स्पिरिचुअलिटी तो हमारे पास बहुत सारी है मैडम। जब हमारी एग्जाम आती है तो हम अच्छा सा भोग, लड्डुओं का भोग लेके जाते हैं मंदिर में, भगवान को भोग लगा देते हैं। हो गई हमारी स्पिरिचुअलिटी कि हमारे एग्जाम पास करवा दे भगवान। तो यही स्पिरिचुअलिटी हमें पता है। तो स्पिरिचुअली फिट रहना क्या है, वो भी महर्षि पतंजलि ने उनके नियमों के माध्यम से हमें बताया है। उसका एक अलग अंग आपको दिखाई देगा जो महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो स्पिरिचुअली फिट रहना जो है वो हमें खुद के लिए करना पड़ता है। जो नियम दूसरा अंग है अष्टांग योग का नियम, जो हमें खुद के लिए करना है, खुद के लिए हमने जो नियम डाले हैं वो। तो उसमें भी 5 अंग है। कौन से है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। पहला है शौच। शौच का अर्थ क्या होता है कि आपको शारीरिक मानसिक दृष्टि से पूरी तरह से साफ सुथरा रहना है। शारीरिक दृष्टि से हम रहते हैं, मानसिक दृष्टि से रहना थोड़ा सा आसान काम नहीं होता है। तो वो भी हमें करना है, योग का आधार लेकर ही करना है। तो शौच का अर्थ है हमारी पूर्णतः स्वच्छता होना चाहिए, क्लीननेस होना चाहिए, बॉडी का भी और मन का भी। तभी हम नियम का पालन कर सकते हैं। दूसरा अंग है संतोष। आजकल संतोष बड़ा कम दिखाई देता है। संतोष किस में होना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा समाधान, मतलब हम एक एक आध चीज हमको चाहिए, किसी और के पास है तो हमें वो चाहिए। तो हमें वो किसी की देखी जैसे किसी के पास आजकल कौन फैशनेबल कपड़े बहुत। ऐसे माइक ही ऑफ कर मैं। लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो देखिए संतोष जो होता है वो हमारे पास किस चीज का होना चाहिए? कपड़ों का होना चाहिए, होना ही चाहिए। फिर हमारे बहुत सारे कपड़े होते हैं, गाड़ियां भी लोगों को बहुत शौक होता है कि 2-4 गाड़ियां तो होनी चाहिए। फिर बर्तनों का होता है, औरतों को बर्तनों का भी शौक होता है। बहुत कम चीजों में हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये हमें संतोष सिखाता है। तो संतोष आप कहेंगे कि अभी तो ठीक है, फिर
हमें तो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, जितना आ रहा है उतना तो अच्छा है। ये हमें तय करना है कि संतोष हमें किस चीज का चाहिए। तो जो हमें अट्रैक्ट कर सके उस चीजों का हमें संतोष ही चाहिए। पर ज्ञान का संतोष कभी नहीं होना चाहिए। ज्ञान हमें हमेशा ही मिलने की आशा ही रहनी चाहिए। ज्ञान की तरफ हमारा हमेशा अग्रसर रहना चाहिए बढ़ने के लिए। तो ज्ञान चाहिए चाहिए, ज्ञान का संतोष कभी नहीं होना चाहिए। आगे का हमारा जो नियम है वो आता है तप। तप तो आप कहेंगे अभी तपस्वी बनकर तो ओम ओम करके बैठना पड़ेगा, तो ये नहीं है। तप में आता है आपका द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, मतलब सुख दुख, गर्मी ठंडी, ये जो ये होता है ना, द्वंद्व कहते हैं इसे, कि दो बातों में हम फंसे रहते हैं हमेशा, कि ये करूं या ना करूं, ये करूं वो करूं, ये लूं वो लूं। औरतों का बहुत बार होता है कि अ, ये रेस्ट लूं या वो रेस्ट लूं, ऐसे द्वंद्व हमारे बहुत सारे होते हैं। तो द्वंद्व समाप्त करने के लिए हमें तप करना पड़ता है। तो वो होता है तप, जो हमारे नियमों में आता है, खुद के लिए होता है, वो भी हमारे लिए जरूरी है। फिर आता है आपका स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है एक चीज को बार बार करते रहना, अभ्यास करते रहना उसका। तो स्वाध्याय भी हमारे लिए जरूरी है, नियम के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। अभी कोई कहेगा कि हम एक, जैसे स्वाध्याय में आता है कि आपको एक आध कोई होगा आपकी दादी नानी, वो बार बार किसी मंत्र का जाप करती रहती है, तो वो भी एक प्रकार का स्वाध्याय ही हुआ। और हमारे जो रूटीन वाला काम होता है, उसमें हम जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें विद्यार्थियों के बारे में बता रही हूँ, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें स्वाध्याय की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो नियमों में आता है, हमारा विवेक वो जागरूक करता है, इसलिए हमें स्वाध्याय की बहुत ज्यादा जरूरत है नियमों में। फिर आता है आपका ईश्वर प्रणिधान। आखिर में आपको भगवान के पास जाना ही है, भगवान की थोड़ा सा आस्था तो रखनी ही पड़ती है, माथा तो टेक के आना ही पड़ता है। तो भगवान तो आते ही आपके ईश्वर प्रणिधान में आएगा आपका लास्ट वाला जो नियम है, वो आप उसके पालन से आप ये पांचों नियमों के आप पालन करेंगे तो आपका हो जाएगा पूरी तरह से स्पिरिचुअली आप फिट हो जाएंगे। इसको करने के लिए आप कहेंगे कि एक दो दिन में होने वाली तो बात ये है नहीं। तो वो तो है ही कि आपको उसका स्वाध्याय करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप ये जो सोशली फिट रहने वाली बात है और स्पिरिचुअली फिट रहने वाली बात है, वो आपको अभ्यास से ही आएंगी। अभी आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, अभी सबको पता है कि योग में आता है आसन प्राणायाम मुद्रा बंध या फिर षटकर्म आते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ बस 1 घंटा हमने वो प्रैक्टिस कर ली सुबह तो हो गया योग। तो नहीं, योग एक हमारी जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, उसको पूरी तरह से जीना है। अभी जैसे हमने यम नियम का देखा कि यम नियम भी है, आसन प्राणायाम करने से हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिरता आती है, फिटनेस आता है। पर योग एक जीवन शैली है, तो हमें यम नियम का पालन करते हुए पूरी दिनचर्या का पालन करना होता है। सुबह जल्दी उठ के वह हम योगाभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद करने वाली जो क्रियाएं होती है उसमें भी हमारा संतुलन रहना चाहिए। आहार विचार विहार, ये सारी बातें यौगिक जीवन शैली में आती है। तो यौगिक जीवन शैली कैसी होती है, वो आयुर्वेदा से रिलेटेड होती है। आयुर्वेदा में स्वस्थ वृत्त नाम का जो एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें आता है आपका यौगिक जीवन शैली, उससे पूरी तरह से साम्य रखती है। उसमें स्वस्थ वृत्ति में आपको बताया गया है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या परिरक्षण क्रियाएं करनी चाहिए, वो पूरी तरह से उसमें बताई गई है कि सुबह उठने के बाद हमें क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। वो सारी बातें स्वस्थ वृत्त आयुर्वेद का एक टॉपिक है, उसमें पूरी तरह से बताई गई है। उसमें आता है आपका रात्रिचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या। तो दिनचर्या कैसे है, सुबह उठने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, सुबह उठते कैसे हैं हम। कोरोना काल से तो बहुत सारे लोग लेजी हो गए हैं, है ना, तो 8-8 बजे तक सोते हैं। तो आयुर्वेद और योग कहता है कि सूर्योदय होने से पहले आपको उठना है। अगर बहुत अच्छा कोई है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके स्टडी के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छा रहेगा। उसके बाद कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, रात तक की खाना कैसे होना चाहिए, वो सारी अपनी दिनचर्या में आता है। पानी कैसा होना चाहिए, फिर आपके बहुत सारी उसमें क्रियाएं बताई गई है कि क्या क्या करना चाहिए उठने के बाद में।
जैसे शौच वगैरह वाली सारी क्रियाएं, वो भी उसमें इंक्लूड होती है दिनचर्या में। फिर आती है रात्रिचर्या। रात्रिचर्या में क्या करना चाहिए, तो रात्रि का भोजन। फिर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक ये करते हैं, संध्या करके बोलते हैं, वो भी रात्रिचर्या में आता है। संध्या जो लोग करते, ब्राह्मण वगैरह करते होंगे, आपको पता होगा, तो वो भी रात्रिचर्या का एक पार्ट है। और फिर आता है आपकी निद्रा। निद्रा भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो निद्रा, जो खाना, संध्या, निद्रा, ये तीनों बातें आपकी रात्रिचर्या में आएगी। और फिर आता है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेद का पार्ट है, जिसमें आपको हर ऋतु के हिसाब से क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये सारी बातें ऋतुचर्या में आती है। तो ऋतुचर्या में अपने जो इंग्लिश जो मंथ्स होते हैं वो 12 होते हैं, वो दो दो मंथ एक ऋतु में बांटे गए हैं। ऐसे 6 ऋतु ये दिए गई है। और जो हमारे काल है, गर्मी, सर्दी और जो बारिश, ये तीनों कालों में ये 6 जो ऋतु है वो बांटे गए हैं। तो शिशिर से उसकी शुरुआत होती है। शिशिर जो जनवरी फरवरी, दो दो मंथ ऐसे होते हैं, उनको लेकर चलता जाता है। शिशिर, फिर वसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद और हेमंत। ये 6 ऋतुओं हमारे 12 महीनों में बांटे गए हैं। और 3 ऋतुओं में बांटे गए हैं। ठीक है। तो हर एक ऋतु में क्या करना चाहिए वो उसमें बताया गया है। घेरन संहिता नाम का एक हठ योगी ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि वसंत और शरद ऋतु में अगर आप योग की क्रियाएं प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो वो बहुत ही लाभप्रद होता है हमारे जीवन के लिए। तो अभी आएगा अपना ऋतुचर्या जैसे होती है, वो मैंने कहा कि बहुत जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? जो हम खाना वर्षा ऋतु में खाते हैं या फिर गर्मी में खाते हैं, क्या वो खाना हम सर्दी में भी खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। वैसे ही अगर जो फ्रूट हमारा सर्दियों में मिलता है, क्या वो गर्मी में मिलता है? हमें नहीं मिलता है। गर्मी में हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो ज्यादा रसीले होते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से हमारे शरीर का जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर लेवल जो होता है, वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए हमारे जो गर्मी में फ्रूट्स आते हैं वो ज्यादातर हमारे रसीले होते हैं। और जो सर्दी में आते हैं वो थोड़े से खट्टे खट्टे तासीर के होते हैं ना। तो यही ऋतुचर्या हमें सिखाती है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। ये सारी बातें ऋतुचर्या आयुर्वेद हमें बताता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत जरूरी है क्या खाना चाहिए। तो घर का बनाया हुआ शुद्ध सात्विक खाना खाना चाहिए। देखिए, मेरी नानी कहती थी कि जब माँ अपने लिए तुम्हारे लिए खाना बनाती है तो वो बड़े प्यार से बनाती है। जब तुम बाहर का खाओगी तो वो कमाने के लिए बना रहा है, तुम्हारे लिए नहीं बना रहा है। तो जब कोई खाना बनाता है ना, तो उसकी सोच भी उसके खाने में आ जाती है। आपने भी सुना होगा। तो जब अगर कोई सात्विक मन से, सात्विक दृष्टि से खाना बनाता है और वो खाना हम खाते हैं, तो हमारे विचार भी वैसे ही बनते हैं। तो खाना बहुत जरूरी, ये बात आपकी बहुत जरूरी है कि क्या खाना चाहिए। घर पे बना हुआ सात्विक शुद्ध आहार आपको लेना चाहिए। ऋतु के हिसाब से जो फल आते हैं, फ्रूट आते हैं, वो खाने चाहिए। पानी की मात्रा आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित होनी चाहिए। गर्मी में हम ज्यादा पानी पीते हैं, सर्दी में कम पीते हैं। वो सारी बातें ऋतुचर्या में आती है अपनी। फिर आता है आपका कब खाना चाहिए। कब खाना चाहिए ये बात बहुत जरूरी है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि सुबह नाश्ता लेते हैं तो हेवी ले लेते हैं। फिर बाद में खाने का टाइम हो जाता है, किसी किसी का 1 बजे का खाने का टाइम है, हेवी नाश्ता किया है, फिर भूख लगी नहीं है, फिर भी हम खा लेते हैं। तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बैड असर, मतलब गलत असर डालता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना कब खाना चाहिए? जब हमें बहुत तेज भूख लगेगी तभी हमें खाना चाहिए। भूख नहीं लगी है फिर भी हम खा रहे हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पूरा गलत असर डालेगा। वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपका एक सिस्टम अगर कुछ उसमें डिफेक्ट हो जाता है, तो सारी सिस्टम जो अपनी शरीर का काम करती है, एक एक सिस्टम वो गलत काम करने लगती है, उसमें बिगाड़ होने लगता है। तो वो हर एक सिस्टम को अच्छा चलाने के लिए हमें खाना भी वैसा ही, हमने देखा था कि जो हम खाते हैं उससे क्या बनता है, हमारे सप्त धातु बनते हैं और ये शरीर हमारा पुष्टि मिलती है, उसको पोषण मिलता है। तो हम जो खाएंगे उससे ही रस बनेगा, उससे ही हमें रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या वीर्य तक हमें पूरा उसका पोषण और भरण होने वाला है शरीर का। तो जो खाएंगे वो
जब भूख लगेंगी तब खाएंगे। और सबसे बढ़िया बात, कैसे खाएंगे? तो चबा चबा कर खाना है। दांतों का काम हम हाथों से नहीं करवाएंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। भगवान ने हमारा जो शरीर बनाया है वो बहुत सोच समझ कर बनाया है। हमारे मुंह में हमें 32 दांत दिए हुए हैं, तो एक एक से एक एक बार तो चबाया चबाया जाना ही चाहिए। तो इसलिए 32 बार चबाकर हम जब खाते हैं तो हमारा जो पाचन है, पाचन क्रिया व्यवस्थित होंगी, तभी हमारा रस अच्छे से निकलेगा और तभी हमारा जो पोषण मूल्य है शरीर को मिलेगा। तो दांतों से काम कभी भी हाथों से ना करवाएं। हमें बहुत ज्यादा जल्दी होती है, बहुत कहीं भागना होता है, फटाफट से बस 2 बार चबाया, गटक लिया सब कुछ, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कम खाए पर अच्छे से चबा चबा कर खाए, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो आपका हो गया कब खाए, कैसे खाए, क्यों खाए। क्योंकि हमारे शरीर को पोषण मिलना चाहिए, यही खाए। क्या खाए? तो जो घर को बना हुआ होता है वो खाए। आप कहेंगे कि कुछ लोग बाहर रहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें तो मतलब उनको पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि क्या खाना चाहिए। जब हम बाहर होते हैं तो भूख लगे तो क्या खाना चाहिए? तो ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहाँ पे फ्रूट्स ना मिले या फिर सब्जी का स्टॉल ना हो, वहाँ पे ककड़ी टमाटर ना मिले। तो वो ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, तो वो खाइए। पर जंक फूड बहुत ज्यादा ना करे खाइए, वो टालिए। वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप अपनी सेहत को खुद अपनी सेहत पर असर डालने वाला खाना खाएंगे तो उसका गलत ही असर होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें। भूख नहीं है तब अगर खाएंगे तो बुरा उस पर असर पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे अपने बहुत ज्यादा ये इफेक्ट पड़ता है उसका, कि उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, हमारे मसल्स को, हमारे आंतों को। तो वो थक जाते हैं, फिर हम डाउजीनेस या फिर डलनेस हमें महसूस होता है। तो वो इसी वजह से होता है कि हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। भूख ना लगे हुई हो तो बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर गए, लड़कियों को बहुत आदत होती है कि खाना भी खा लिया होगा, बाहर गए चाट सेंटर दिखा तो चाट खा लिया, पानी पूरी खा ली, रह नहीं जाता है। वो देखे, वो उनका स्मेल आता है, वो बहुत जीभ लपलपाती है। अभी भी बहुत लोगों को पानी पूरी का नाम सुनकर ऐसे मुंह में पानी आ गया होगा। तो थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी ना खाए, थोड़ा सा खा सकते हैं, पर बस खुद की सेहत का ध्यान रखकर सब कुछ खाए। अच्छी जगह का खाए या फिर घर पे बना सकते हैं तो बहुत बेटर होगा, खुद के लिए भी और हमारे घर वालों के लिए भी। तो ये बातें आपकी आ गई खाने की, क्या खाए, कैसे खाए, क्यों खाए, कब खाए। और एक बात बहुत जरूरी है कि विरुद्ध हम जिसे हम अ, बहुत ज्यादा कर लेते हैं अभी। जैसे कि फ्रूट सलाद हम खाते हैं बाहर का या फिर कहीं घर पे भी बना लेते हैं। तो हर कुछ गिने चुने 2-4 फ्रूट ही ऐसे हैं जिसकी तासीर खट्टी नहीं होती है, पर बाकी सारे फलों की तासीर जो होती है वो खट्टी होती है। जब हम उसमें दूध डालते हैं तो वो दूध फटता है, और जब हम वो खाते हैं तो पेट में उसका गलत असर होता है। उससे विषाक्त द्रव्य, टॉक्सिन्स ज्यादा निर्माण होते हैं। तो वो ऐसी चीजें हमें टालनी चाहिए जो विरुद्ध प्रकृति की होती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो ये खाने की बातें हैं जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, अभी आयुर्वेद और योग दोनों बातें साथ साथ में लेके चलता है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य व्याधि प्रशमनम। योग जो है वो किसी भी कोई आपको डिसीज हुआ है तो उसका निदान नहीं कर पाता है, वो आपकी अल्टरनेटिव थेरेपी है। आयुर्वेद उसको सहाय करता है कि उसमें क्या किया जा सकता है। तो आयुर्वेद और जो अभी जो मॉडर्न आपकी मेडिसिन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम आपको आप कभी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या पूछेगा आपको, जो एलोपैथी वाले डॉक्टर होंगे वो, कि आपको क्या हुआ है, वो सिम्टम्स पूछते हैं आपको कि क्या क्या लग रहा है, कैसे पे आप बताते हो कि यहाँ पे दुख रहा है, वो हो रहा है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो हड्डियाँ थोड़ी सी हड्डियों में थोड़ा सा जकड़न हो जाती है, तो आप ये बताते हो कि ये हो रहा है, हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है, ये पेशेंट बताता है। उस पर वो काम करते हैं, आपकी जो सिम्टम्स है उस पर एलोपैथिक जो मॉडर्न मेडिसिन है वो उस पर काम करता है। आयुर्वेदा उस पर नहीं काम करेगा। आयुर्वेदा काम करता है आपके त्रिदोषों पर। आप बताएंगे कि हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है, वो बताता है।
तो वो कहेंगे कि इसका वात दोष बढ़ा है। वात दोष बढ़ने के कारण आपके सिस्टम, पूरे जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे चीज जो सिस्टम होती है उसमें इम्बैलेंस होता है। तो आयुर्वेद काम करता है आपका जो दोष बढ़ा है उसको बैलेंस करने के लिए, वो आपको मेडिसिन देगा। वो सिर्फ आपको आर्थराइटिस के ऊपर जो मेडिसिन चलती है उसे नहीं देगा। आप एलोपैथिक वालों के पास जाओगे तो वो कहेंगे कि ये एक आपको इंजेक्शन है वो लेना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, ये स्टेरॉइड के इंजेक्शन चलते हैं, दवाइयाँ चलती है, वो आपको आर्थराइटिस पे बहुत ज्यादा काम आती है, ये ले लीजिए, ये हो जाएगा। आयुर्वेद काम करता है, आप ये जो दो आर्थराइटिस है वो वात दोष से बढ़ता है, वात दोष बढ़ने के कारण आर्थराइटिस होता है, तो वात दोष हम उसको बैलेंस करेंगे। तो पूरे सिस्टम को वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जब आर्थराइटिस होती है तब किसी के पेट भी साफ नहीं होता है, जो जकड़न होती है वो उसी की वजह से होती है, वात दोष के कारण। तो ये जो उसकी थेरेपेटिकली देखी जाए तो आयुर्वेद काम करेगा आपके लक्षणों को, जो वात त्रिदोषों के आधार पर होती है, वात पित्त कफ, उनको बैलेंस करने का काम करेगा। ये बैलेंस रहेंगे कि आपको धातु भी बैलेंस रहेंगे, धातु बैलेंस रहेंगे, आपकी जठराग्नि की व्यवस्थित रहेंगी, जठराग्नि व्यवस्थित रहेंगी तो आपके जो मन क्रिया है वो भी अच्छे से होगी। रस आपका शोषण करने के बाद में मन क्रिया व्यवस्थित रहती है। ये सारी बातें एक दूसरे पे डिपेंड है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपकी आहार की। आहार अच्छा है तो ये सारी बातें आपकी त्रिदोष, फिर सप्त धातु, अग्नि और मल क्रिया अच्छे से चलेंगी, स्वस्थ रहेंगे आप। तो ये हो गया आपका कि आयुर्वेद, योग और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की व्याख्या क्या कही है उसके आधार पर पूरा आपका ये जो था वो हो गया। अभी देखिए आपको नॉलेज हो गया कि योग क्या है, फिर योग आपके स्वास्थ्य के ऊपर कैसे काम कर रहा है, फिर आयुर्वेद स्वास्थ्य के ऊपर योग की सहायता से आपके ऊपर कैसे काम करेगा, ये सारी बातें आपको पता हो गई है। योग और आयुर्वेद जो बातें हैं, योग जो होता है वो आपको प्रैक्टिकली करने की बात है। आपको नॉलेज है, नॉलेज को मैं ट्रेजर कहती हूँ कि आपके पास एक खजाना है, एक पिटारा दिया हुआ है, नॉलेज मतलब ये खजाना दिया हुआ है कि आपको योग के आयुर्वेद की सहायता से आपको कैसे स्वस्थ रहना है। प्रैक्टिस जो है आपको प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो इसकी की है। ये ट्रेजर अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, ये जो ट्रेजर में लिखा हुआ स्वास्थ्य है वो चाहिए तो आपको उसकी की है प्रैक्टिस। नॉलेज इज ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज इट्स की। तो आपको ये की लगाकर की प्रैक्टिस करके आपको स्वस्थ बनना है, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीना है। इसके लिए योग को अपनाना पड़ेगा। तो योग आपकी जीवन शैली में पूरा आना चाहिए। सुबह बस 1 घंटा योग कर लिया, खत्म कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको तो आपकी दिनचर्या में यौगिक जो यम नियम का पालन करते हुए योग करना है। जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपको इसमें रुचि आएगी, आप ये सब कुछ करेंगे, आप स्वास्थ्यता की ओर बढ़ते जाएंगे, तब आपको ज्यादा रुचि आएंगी। तो यम नियम वाली बातें तो जाहिर सी है कि तुरंत से होने वाली नहीं है, आपको उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा तभी होगा। तो यम नियम की बातें, जैसे आपके कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, यही बातें आपकी योग में भी आती है कि अभ्यास करेंगे तभी आप में सुपीरियरिटी आ जाएगी और तभी आप स्वस्थता की ओर बढ़ेंगे। जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो व्याख्या है कि आप फिट है तो कैसे है, मेंटली है, फिजिकली है, सोशली है, स्पिरिचुअली फिट है, तभी आप फिट है, ऐसा कहा जाएगा। तो ये आज की हमने जो बातें कही, इसमें आपको जो जो क्वेश्चन पूछने हैं वो आप पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे तो, कुछ समझा नहीं होगा वो पूछ सकते हैं। यस मैम, मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछिए। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है हम्म कि योग क्या है और क्या हम्म योग आध्यात्मिक है? अगर हाँ तो मैं आध्यात्मिकता को नहीं मानता। मैम, मेरा दूसरा अच्छा। क्वेश्चन है, हम्म छात्र के लिए छात्र के लिए योग क्या होना चाहिए? और मेरा अच्छा। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है, हम्म मैम आपने स्पिरिचुअल लाइफ में बताया था ब्रह्म मुहूर्त, तो हाँ।
ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 3 बजे उठना सुबह में या 4 बजे उठना, या ब्रह्म मुहूर्त का हुँ, ये मतलब होना चाहिए कि जिस मुहूर्त में, जिस पल हुँ, में ब्रह्म के बारे में चर्चा हो। मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त क्या है अभी? अगर मैं अभी सो जाता, हुँ, तो 3 बजे से जो मेरा क्लास था वो छूट जाता, अभी। तो मेरे लिए तो ब्रह्म मुहूर्त ये हुआ जिस टाइम में अभी आपने मुझे बताया है। क्या वो मेरे अच्छा, लिए वो ब्रह्म मुहूर्त होता कि मैं 3 बजे सुबह में जगता और अभी सो जाता? ये मेरा अच्छा, मेरा 3 क्वेश्चन है मैम। ओके। तो आपका पहला क्वेश्चन है योग क्या है? योग एक जैसे आपने कहा कि थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है। आपका विश्वास नहीं है स्पिरिचुअलिटी की इसमें कोई बात नहीं है। आपको खुद से जोड़ना है खुद को। आपने कभी अपनी साँसों की तरफ ध्यान दिया है कि आपकी साँसें कैसे चल रही है? जब आप साँस ले रहे हैं तो अंदर वो कैसे जा रही है? आपका पेट फूल रहा है या छाती आगे आ रही है या कंधे ऊँचे हो रहे हैं? इसकी तरफ आपने ध्यान दिया है? योग आपको आपकी तरफ ले जाता है, खुद की तरफ, सेल्फ की तरफ ले जाता है। ऐसा आप समझिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ज़्यादा विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। अभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट है, दुनिया से कनेक्ट है, खुद से बहुत कम कनेक्ट है। हमारा शरीर हमें बहुत कुछ कहता रहता है, पर हमें हमें वो सुनना ही नहीं होता है, हमें अपना करना होता है। अभी देखिए कि बहुत सारे लोग अभी जैसे मोबाइल हमारे पास आया है, तो हमारा सिस्टम हमें कहता है कि हमें 10 बजे तक जैसे व्यवस्थित होगा, तो 10 बजे नींद आ जाएगी आपको। पर मोबाइल हाथ में रहेगा कि आपका नर्वस सिस्टम एकदम से वर्क करने लगता है जब अंधेरा में आपके ऊपर वो मोबाइल की जो किरण है वो गिरती है तो एकदम से वर्क करने लगता है। तो हम खुद से ही कनेक्ट नहीं है, हम बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट है, वर्ल्ड से कनेक्ट है, यूनिवर्स से कनेक्ट है, पर खुद से नहीं है। तो योग आपको खुद से कनेक्ट करवाएगा, खुद की ओर ले जाएगा। स्पिरिचुअलिटी आप माने ना माने आपकी बात है, वो कोई इशू नहीं है, पर खुद से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं ना, तभी हम अग्रसर हो पाते हैं, विकास करने के लिए भी। ये देखिए, आपका माइंड आपको कुछ और कह रहा होता है, आप कर कुछ और रहे होते हैं, बुद्धि आपको कुछ और कर रही होती है। इसमें एक संधता, एक वाक्य तालानी हो तो आपको योग करना है, ठीक है? तो और आपकी हो गए ब्रह्म मुहूर्त वाली बात। ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले 2 ढाई घंटे पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो अभी देखिए कि हमारा सोने का और जागने का जो शेड्यूल है वो अभी बहुत चेंज हो गया है, इसलिए आप कह रहे हैं कि दोपहर को आपको नींद आ जाएगी। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त वाली बात करते हैं, 4 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं है कि 4 बजे उठने के बाद में अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हैं ना, तो आपको बराबर से 4 बजे सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है। दोपहर के सोने की आदत हम खुद डालते हैं अपने ऊपर। दोपहर को सोने वाली जो आदत है ना, वो हमने खुद ने बनाई है क्योंकि हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारा काम करने का मन नहीं होता है। अभी पेंडेमिक के काल में तो ये ज़्यादा आलस्य की ओर चला गया है सब कुछ हमारा जीवन। तो ब्रह्म मुहूर्त आपका होगा सुबह सूर्योदय होने से ढाई घंटा पहले। अभी सूर्योदय भौगोलिकली देखा जाए, जियोग्राफिकली तो हर समय सूर्योदय का अलग अलग है। तो अगर मेरे यहाँ पे 6 बजे सूर्योदय होता है, 6:30 बजे हो रहा है अभी, तो 6:30 बजे होता है तो मैं उससे ढाई घंटे पहले मतलब 4 बजे उठ जाना चाहिए, ऐसा है। मैम हाँ, मैम छात्र के लिए ब्रह्म मुहूर्त क्या होना चाहिए? ये छात्र के क्वेश्चन। लिए 4 बजे का ही होना चाहिए क्योंकि उस वक़्त देखो जैसे यूनिवर्स से एक अलग सी तरंगे निकलती है, जो हमारे जो ब्रेन होता है उस वक़्त शांति भी बहुत होती है। ब्रेन वहाँ वहाँ पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करता रहता है। अगर उस वक़्त आपको 4 बजे आप उठकर नहा धो लीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। आपका जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप वीक है, वो थोड़ा-सा स्टडी करके देखिए। आपको 20 दिन के बाद भी पता चलेगा कि आप उस सब्जेक्ट में कितना क्लियर हो पाए हैं, उस सब्जेक्ट में आप कितना अग्रसर हो पाए हैं, वो आप एक बार करके देखिए कि 4 बजे उठकर आपने बस थोड़ा-सा फ्रेश हो लिए और अपना स्टडी कर लिया। तो सुबह 4 बजे उठने वाली आदत जो है बहुत अच्छी है, स्टूडेंट के लिए तो खास करके बहुत अच्छी है। हमने ये गलत आदत डाली है कि हम रात में बहुत ज़्यादा 2 बजे तक जाग सकते हैं पर 4 बजे उठ नहीं सकते हैं। करके देखिए, आसान बात है,
हमें बहुत वो अभी ऐसी सिस्टम ही चल रही है कि हम देर से सोते हैं, देर से जागते हैं, इसलिए वो गलत लग रहा है, हो नहीं पा रहा है, दोपहर में नींद आ जाती है जल्दी उठे तो। आप करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, आपको महसूस होगा ये वाली बात कि आपको जो स्टडी है वो अच्छा हो रहा है और आपका ध्यान उसमें लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति होने के कारण कंसंट्रेशन में भी वहाँ पे आपको मदद मिलती है। और वैसी तरंगे भी वहाँ वहाँ पे चलती रहती है उस टाइम पे। जी मैम। और मैम हाँ, एक छोटा सा और मैम, जैसे कि हाँ, हम कुछ नाम लेते हैं मैम, जैसे कि तुलसीदास, हाँ, बौद्ध, जैन। तो हुँ, मैम तुलसीदास जो थे, उन्होंने रामायण की रचना की थी। तो हुँ, उनका जो ये चंचल मन था वो राम के चरणों में समर्पित कर दिए, और वो हुँ, फिर उनका जो योग था, उनके हिसाब से योग था पुस्तक और उनका जो जीवन है। तो जी, उन्होंने रामायण की रचना की। मैम वैसे ही हाँ, अगर हम बौद्ध को लेते हैं, तो बौद्ध जो अपने जीवन में वो जो बोलते थे मैं, तो मैं कौन? हुँ, तो उन्होंने मैं को खोजने के लिए उन्होंने योग का सहारा लिया। जैन भी हुँ, ऐसे ही हाँ, समाज में जो भी क्वेश्चन थी उस पे उन्होंने योग का सहारा लिया। महर्षि हुँ, पतंजलि की जब बात करते हैं मैम, तो उन्होंने अपने शरीर पे और औषधि पे उनका योग योग का उन्होंने दिया है। तो मैम हम देखते हैं कि तुलसीदास के लिए योग का परिभाषा अलग है, बौद्ध के लिए हाँ, योग का परिभाषा अलग है। तो जी, इसीलिए हम ये पूछ रहे थे मैम आपसे कि छात्र हुँ। के लिए फिर योग क्या होना चाहिए? किताब से देखिए जुड़ना या आध्यात्मिक से जुड़ना या अपने आप में ही सिमटना, क्या होना चाहिए छात्र के लिए योग? देखिए योग एक ऐसी शास्त्र है जिसका हर एक का लक्ष्य क्या होगा उसमें। देखिए तुलसीदास का भी लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति करना, और बौद्ध का भी लक्ष्य था कि मोक्ष की प्राप्ति करना। बस उनके मार्ग अलग थे। तुलसीदास ने उनका मार्ग चुना था ईश्वर प्रणिधान से, उनका भक्ति योग से उन्होंने मार्ग चुना और उन्होंने अपनी मोक्ष की ओर वो बढ़ते गए। फिर बौद्ध का जो था वो उन्होंने अपना अलग से योग, उनका आर्य अष्टांगिक मार्ग होगा या फिर उस तरह से उन्होंने अपनी अग्रसर होकर मोक्ष को चुना था। तो हर किसी का अपना एक योग का मार्ग होता है। योग के अलग-अलग आपकी शाखाएँ हैं। उसका अल्टीमेट एम जो है वो मोक्ष प्राप्ति ही है। ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही योग बना है। तो देखिए भक्ति मार्ग से कोई जाता है पर मोक्ष ही प्राप्त करेगा। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, फिर आपका आता है राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग। ऐसे योग के बहुत सारे प्रकार हैं अलग-अलग, जो आपको फिज़िकली फिट बना के हुए हुई और आपके मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अभी स्टूडेंट की बात जो आपने की, तो देखिए आपने देखा कि तुलसीदास जी ने भी सब कुछ छोड़ छाड़ के किया, और उसके पहले उन्होंने अपना जीवन जिया था। तो हमें स्टूडेंट का जो योग होना चाहिए वो अपनी फोकस गोल की ओर होना चाहिए। आपके लिए मोक्ष क्या है, तो आपका गोल प्राप्त करना है, आपका एक डिसाइडेड गोल होना चाहिए। उसकी ओर जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसका आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको स्टडी ज़रूरी है। स्टडी आप नहीं करेंगे तो वो गोल आपको प्राप्त होगा क्या, उसका एग्जैक्ट पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए, किसी भी शाखा का हो। जैसे अभी मैं खुद योग की शाखा से हूँ, तो मैं क्या, मेरा एम क्या है कि मेरा योग के बारे में मुझे अगर पूरा जानकारी होना चाहिए। मैं मोक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल की जो जनरेशन चल रही है उसमें मोक्ष या फिर संन्यास, समाधि, ये बातें नहीं है। अपना गोल हमें प्राप्त करना है। अगर मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मेंटली मैं स्ट्रेस हूँ, मेरा मेंटली जो काम हो रहा है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, स्ट्रेसफुलनेस मेरा ज़्यादा है, तो मेरा जो एम है कि मैं इस शाखा में कुछ और करना चाहती हूँ, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, वो मैं कर पाऊंगी क्या? नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए आपका एम, आपका गोल जो है वो आपके लिए मोक्ष है, ऐसा समझिए, और उसका एक अच्छे से ट्रैक बनाइए। वो ट्रैक बनाते हुए खुद को स्वस्थ रखते हुए मानसिक दृष्टि से और फिजिकली फिटनेस की ओर से आप उसको चुनेंगे, आपका अपना एक पाथ होगा और आपका एक गोल होगा। थैंक यू मैम। तो इसके लिए मैम, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त 2 है। एक ब्रह्म मुहूर्त है मुझे अपने स्वस्थ रखने के लिए मुझे वो 4 बजे उठना चाहिए, और मेरा दूसरा ब्रह्म मुहूर्त है कि जब भी अगर स्टडी पे या जो भी मेरा पाथ है, जो भी मेरा गोल है, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ हो रहा है,
जैसे हम्म। अभी आप पढ़ा रहे हैं या कहीं भी कुछ ज्ञान आ रहा है, तो मेरे लिए वो पल भी ब्रह्म मुहूर्त ही है। क्या ऐसा हम बोल ब्रह्म सकते मुहूर्त हैं? नहीं, ब्रह्म मुहूर्त नहीं कहे जा सकते उसको। उसको आप कहेंगे कि वो पल आपके लिए वो जो वक्त है वो आपके लिए मोक्ष। बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ब्रह्म मुहूर्त आपका सुबह ही होता है, जिसमें पृथ्वी पे अलग सी तरंगे होती है। उस वक्त आपको स्वस्थ रहने के लिए भी वो अच्छा है, और आपकी स्टडी के लिए भी, एकाग्रता के लिए भी, और आपके पूरे मतलब वेलबींग के लिए वो अच्छा होगा। इसलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, तो वो सुबह ही होता है। पर आप ये कहेंगे कि आपका अभी जो वक्त चल रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे पूरे फिजिकली मेंटली यहाँ पे रहने के लिए आपको वो ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ जो वर्क है वो अभी आपको काम आएगा। या आप जैसे किसी किसी का भी इसमें भी जो लोग जुड़े हैं उनका भी होगा कि यहाँ पे मतलब फिजिकली वो यहाँ पे है, उनका माइंड कहीं और चल रहा है। मेरी उन्होंने 3-4 ही बातें सुनी होंगी, बाकी का सब ऊपर से गया होगा। तो ये ना हो, आप जहाँ पे फिजिकली हो वहां पे ही मेंटली होना चाहिए, इसलिए आपको ब्रह्म मुहूर्त काम करेगा। जब जो चीजें आपने ब्रह्म मुहूर्त की हुई है वो यहाँ पे अभी काम आएगी आपको। मैम, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि एक हम्म। आईएएस हैं आचार्य प्रशांत, तो हाँ। जब मैं उन्होंने कुछ इस पे रिसर्च। नवीन जी, जी कुछ मैम। और स्टूडेंट भी हो सकते हैं। आप अपने मैम का मैं मेल आईडी शेयर कर दूंगी, आप उस पे अपने क्वेश्चन कर हाँ। दीजिएगा। कोई और हाँ। स्टूडेंट है? और अभी आपको पता होगा कि मैम की एक और क्लास भी है, तो आप आगे भी हाँ। डिस्कस कर सकते हैं। कोई और स्टूडेंट किन्हीं के क्वेश्चन है? ठीक है मैम, फिर थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बहुमूल्य थैंक यू। समय दिया। निश्चित रूप थैंक यू से सारिका हम मैम। बेसब्री से इंतजार करेंगे आपके दूसरे लेक्चर्स का, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने वो क्वेश्चन लिखे रहेंगे, मैम का मैं मेल आईडी शेयर कर दूंगी, आप उन पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप थैंक मुझे यू भेज सो मच दीजिए। मैम, आप थैंक यू थैंक यू युगंधा मैम। मैम। थैंक यू। थैंक यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू। मनीष। हाँ नवीन, कहिए। कुछ प्रॉब्लम? योगा का डिफिनीशन इंग्लिश में पूछना था। योगा का हकीकत में कोई डिफिनीशन ही नहीं है। छोड़िए, नेट से पढ़ लेंगे। नहीं, मैम से करेंगे, फिर से डिस्कशन करेंगे। समझाई मैम बहुत अच्छा से है वैसे। हम हिंदी नहीं समझते हैं, आप समझिए, हमको नहीं समझना है हिंदी विंदी यार। सर आपसे इस पे ना, बतियाते हैं, आपसे देखिए। बतियाते हैं शाम में। ओके सर। आधार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, पारी की पहली गेंद पे रोहित शर्मा ने एक चौका लगाया था, एक शॉट के उसके बाद मैच चला नहीं। शिखर धवन को समय दे रहे थे, लेकिन अंततः भारत की वापसी बहुत अच्छी की श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने लेफ्ट राइट मिडल ऑर्डर कॉम्बिनेशन
है।